इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट अभी आयनिक का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। इससे कई सारी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी एक्सप्लेन करेंगे, आयनाइजेशन एक्सप्लेन करेंगे। तो कॉमन आयन इफेक्ट हम किसको बोलते हैं कि इन द सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इन द सॉल्यूशन ऑफ weak electrolyte if any of the common ion is added at equilibrium, its degree of ionization decreases, ठीक। अब देखिए इस चीज का क्या मतलब है, ये समझ रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर द एग्जांपल हम वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं बताओ? वीक एसिड या वीक बेस को हम क्या बोलते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि जो बहुत ही कम टूटे, परसेंटेज वाइज जिसका डिसोसिएशन बहुत ही कम है, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल ले लिया जैसे CH3COOH ले लिया सॉल्यूशन। अब अगर ये वीक एसिड है तो इसका डिसोसिएशन बहुत कम होगा, लेकिन ये रिएक्शन में कैसे डिनोट करूंगा? दोनों एरो से, यानी इक्विलिब्रियम का साइन लगेगा CH3CO- और H+। अब इसमें मैं दो केस लेता हूं। फर्स्ट केस, इफ CH3CO- और CH3CONA is added, मतलब इसको हम ऐसे समझे कि इसका सॉल्यूशन पड़ा हुआ है और उस सॉल्यूशन में मैंने बाहर से लाके या तो एसीटेट आयन ऐड कर दिया या ये सॉल्ट ऐड कर दिया। सॉल्ट की खासियत ये है कि जैसे ये पानी में जाएगा तो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और ये पानी में जाके कितना टूटेगा? 100%। तो 100% टूट के क्या दे देगा? CH3CO। मतलब ये मिलाने का मतलब यही है ना। अब जो CH3CO- में ऐड कर रहा हूं ये यहां पे दिखाई दे रहा है हमें, इसका मतलब ये चीज क्या हो गई? कॉमन आयन। कॉमन आयन हम किसको बोलेंगे कि जो यहां पर इक्विलिब्रियम पर जो आयन्स लिखे हुए हैं उनमें से किसी एक आयन को मैं ऐड कर रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन मैं आयन कौन से ऐड कर रहा हूं? प्रोडक्ट साइड वाले, क्योंकि देखो ये चीज बिल्कुल केमिकल इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है। यानी कि अगर मैंने लिखा कि CH3COH ये टूट के दे रहा है CH3CO- H+, बाहर से लाके आपने ये बढ़ा दिए। अगर आप प्रोडक्ट बढ़ाओगे इसका मतलब क्या होगा? रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड। और अगर रिएक्शन इधर जाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, देन वी कैन से द अल्फा इंक्रीजेस। लेकिन अगर बैकवर्ड जा रही है तो उस केस में अल्फा क्या होगा? डिक्रीज करने लग जाएगा, अल्फा डिक्रीजेस। अब प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब है कि सपोज मैं एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन ले लूं नॉर्मल वाटर में पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन का, और सपोज वो 10% टूट रहा है, ठीक है, इक्विलिब्रियम आने में। क्योंकि 10% जो मैं बात बोल रहा हूं, 10% डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज डिफाइंड ओनली एट इक्विलिब्रियम। जब भी हम डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम होना चाहिए, ऐसी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो अगर हमने ये बोला कि एसिटिक एसिड 10% टूटता है इक्विलिब्रियम पे, अगर उस सॉल्यूशन में मैं बाहर से लाके CH3CO- डाल दूं तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी और वो 10% से कम टूटेगा। इसी को हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब ये है कि इन द सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इफ एनी ऑफ द कॉमन आयन इज एडेड एट इक्विलिब्रियम, इट्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डिक्रीजेस। समझ बात हो? यानी कि रिएक्शन किधर गई है? बैकवर्ड। और बैकवर्ड जाने से अल्फा क्या हो गया? कम हो गया। अल्फा हम क्या बोल रहे हैं? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन।
अब CH3CO माइनस नहीं डाला मैंने, अब की बार हम क्या डाल रहे हैं, इसका एक और आयन है H+। तो सेकंड केस मैंने बोला कि इफ H+ आयन और HCl इज एडेड। अब आप ये देखिए कि HCl जो है ये टूट के क्या देने वाला है, H+। अब जरूरी नहीं है कि मैं स्ट्रॉन्ग ही डालूं, मैं यहां पर HCN भी डाल सकता हूं, क्योंकि ये भी टूट के क्या देने वाला है, H+। ऐसी कोई भी चीज में मिलाऊं जो H+ देने वाली हो, तो H+ आके जब वो सॉल्यूशन में बढ़ाएगी तो रिएक्शन किधर जाने वाली है। अगर CH3COH अपन यहां लिख रहे हैं CH3CO माइनस प्लस H+, तो H+ अगर मैं बढ़ाऊं तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड, तब अल्फा क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, अल्फा डिक्रीजेस। ठीक, तो मैं चाहे इनमें से किसी भी एक आयन को ऐड कर दूं एक्सटर्नली किसी भी तरीके से, मैं यहां पे एसिड डाल सकता हूं, बेस डाल सकता हूं, या सॉल्ट डाल सकता हूं, किसी भी तरीके से अगर वो बढ़ गया प्रोडक्ट साइड वाला आयन, तो रिएक्शन किधर जाने वाली है, बैकवर्ड, और बैकवर्ड जाएगी तो अल्फा उसका डिक्रीज कर जाएगा, है ना। इसी को हम क्या नाम दे रहे हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक, तो मान लीजिए कॉमन आयन इफेक्ट के लिए मैंने यहां पे एसिड ले लिया CH3COOH और मैंने यहां मिला दिया एसिड HCl। अब इन दोनों के मिक्सचर में हम इसको बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट, या मैं इसे बोल दूं वीक एसिड, और इसे मैं बोलूंगा स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये कितना परसेंट टूटता है, 100%। अब इसका डिसोसिएशन इससे अनअफेक्टेड है, यानी कि आप HCl का सॉल्यूशन लो अकेला तब भी 100% ही टूटेगा, और अगर आप उसमें एसिटिक एसिड डाल दो तब भी वो 100% ही टूटेगा, क्योंकि हम इसके डिसोसिएशन को हमेशा कैसे दिखाते हैं, सिंगल एरो से, यानी कि ये हर केस में 100% ही टूटने वाला है, इसीलिए हम इसे स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट विल नॉट अफेक्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, लेकिन इसका फर्क इस पर पड़ने वाला है। आप समझ गए, इसका फर्क इस पर नहीं पड़ेगा स्ट्रॉन्ग पर, लेकिन स्ट्रॉन्ग का फर्क किस पर पड़ेगा, वीक पर, क्योंकि ये H+ टूट के क्या देने वाला है, H+, और H+ ये भी दे रहा है, तो इसका मतलब ये H+ इसका क्या हो गया, कॉमन आयन, और कोई भी कॉमन आयन आप बढ़ा दोगे तो उसका फर्क किस पे पड़ने वाला है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हम ये कह सकते हैं इसके लिए अल्फा डिक्रीजेस, ठीक है, लेकिन इसके लिए जो अल्फा है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, यानी कितना रहेगा, 100%। ठीक, तो कंक्लूजन ये है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट अफेक्टेड बाय वीक इलेक्ट्रोलाइट, but weak electrolyte is affected by strong electrolyte if any of the ion is common। आयन कॉमन होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए हम इसका नाम क्या रख रहे हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक, हम देख रहे हैं pH4 वेरी डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन। अब आपको याद हो तो एसिड के लिए अपन निकाल चुके हैं pH ऑलरेडी, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, और हमने सिंपली एक चीज की थी कि एसिड की नॉर्मलिटी को बराबर सीधा क्या कर दिया था, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, और H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन में सीधा pH निकाल लिया, ठीक है, ये चीज हम कर चुके हैं। ये वाला केस हम कर रहे हैं कि जब एसिड का सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट हो, ठीक है। अब डाइल्यूट कब मानना है, कि डाइल्यूट व्हेन H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम एसिड is less than equal to 10 to the power -6। अगर इतना है या इससे कम है तो हम उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट मान लेंगे। अच्छा, डाइल्यूट मानने से क्या फर्क पड़ेगा कैलकुलेशन में, वो देखते हैं। अगर मान लो मैंने एसिड सॉल्यूशन लिया, मान लो एग्जांपल में लिखता हूं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl, तो अब आप ये देखिए कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl का मतलब ये है कि इसमें दो चीजें पड़ी हुई है, एक तो HCl और एक वाटर, सही। HCl क्या है, दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड बोल दूं या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट,
और ये अपन पढ़ चुके हैं कि दिस इज वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, अब एक्चुअली HCl H+ देगा तो वाटर भी तो H+ देता है, बस फर्क ये है कि वाटर से मिलने वाले H+ आयनों की संख्या बहुत ही कम होती है ना, लेकिन H+ तो ये दोनों देते हैं। ठीक है, तो जब भी मैं pH की कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे H+ टोटल दो जगह से लेने चाहिए, कंट्रीब्यूशन दो जगह से होगा, एक तो एसिड से होगा और एक H+ कहां से होगा, वाटर से। ठीक है, यानी मुझे हर बार क्या करना चाहिए, एसिड के साथ H+ वाटर की भी लेनी चाहिए। ठीक है, अब वाटर से H+ लगभग कितने लेते हैं, लगभग 10⁻⁻7 मिलता है वाटर से मिलने वाला। ठीक है, तो यहां दो केस बनते हैं। केस फर्स्ट, अगर मान लो H+ एसिड अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 10⁻⁻6 हुआ, 10⁻⁻6 से या उससे बड़ा हुआ, तो इसके कंपैरिजन में हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये 10⁻⁻7 है और ये 10⁻⁻6 है तो ये लगभग इसका 10% हो गया, और अप्रोक्सीमेशन का रूल हम ये मानते हैं 10% या उससे छोटी चीज को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अगर ये 10% है तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी तब उस केस में H+ फ्रॉम वाटर इज नेग्लेक्टेड। तो हमने जो पिछला केस पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड का, उसमें हमने वाटर को कंसीडर ही नहीं किया था, क्योंकि वहां पर H+ जो मिल रहे थे एसिड से वो 10⁻⁻6 से बहुत ज्यादा थे। जैसे मैं HCl के कॉन्सेंट्रेशन ले लूं 0.1, तो आप सीधा बोल सकते हो pH कितनी होगी, 1 हो गई pH। ठीक है ना, क्योंकि HCl 0.1 बोलते ही H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, 0.1 मोलर। अब 0.1 मोलर अगर HCl से मिल रहा है तो उसकी बगल में वाटर के H+ को मैं क्या कर सकता हूं, नेग्लिजिबल मान सकता हूं। तो वाटर के H+ को हमने कंसीडर किया ही नहीं और सीधा एसिड से हमने pH निकाल ली। कब? जब ये बहुत ज्यादा हो इसके कंपैरिजन में, और बहुत ज्यादा का मतलब क्या है कि लगभग 10⁻⁻6 या उससे बड़ा हो। ठीक, अब दूसरा केस क्या आएगा कि अगर इससे छोटा हुआ, उस केस में हमें वाटर के H+ को भी कंसीडर करना है, और उसी सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे कि इट इज वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। समझ बात हो भाई, आप HCl ले रहे हो स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन आप पानी 1 मोल के साथ पानी 1000 लीटर मिला दो या उससे भी ज्यादा मिला दो, तो हम उसको तो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन मानेंगे ना। ठीक है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो pH दोनों चीजों से अफेक्टेड हो रही है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ एंड वॉल्यूम। क्योंकि pH के लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ रहा है, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन। H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन दो चीजों की सम है, NH+ अपॉन वॉल्यूम, तो मुझे दोनों ही चीजें देखनी पड़ेगी। अब वॉल्यूम अगर आप बहुत ज्यादा ले रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत कम हो जाएगी ना। समझिए बात हो, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में भी अगर बहुत डाइल्यूट है तो वाटर को हम कंसीडर कर सकते हैं, हमें करना पड़ेगा, लेकिन उसमें हमें देखना पड़ेगा कि वो एक पर्टिकुलर रेंज जो बना दी हमने उससे कम आना चाहिए। ठीक है ना, और इसका लॉजिक समझ गए हैं। 10 गुना होगा, इसके बदले में ये 10 गुना होगा तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, है ना। लेकिन मान लो ये दोनों ही बराबर हुए, सपोज ये 10⁻⁻7 है, ये भी 10⁻⁻, तब मैं नेग्लेक्ट थोड़े कर सकता हूं, है ना। तो इस पर क्वेश्चन करता है मैं। केस सेकंड ये है कि इफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम एसिड इज लेस देन 10⁻⁻6 मोलर, then consider water H+ from water also। बात समझ में आ गई? इस केस में H+ हम वाटर से भी कंसिडर करने वाले हैं अगर ये बहुत ही डाइल्यूट हुआ तो। अब इसके लिए एक ट्रिक ये है कि बहुत डाइल्यूट हुआ तो क्या होगा। देखो कॉन्सेंट्रेशन H+ क्या होता है, मोल H+ अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाने लग जाओगे तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम होने लग जाएगी, और H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम होने लग जाएगी तो pH बढ़ने लग जाएगी। अब मैं इसको स्केल पे समझा रहा हूं कि 0 से 14 में ये 7 है न्यूट्रल। मान लो मैंने एक ऐसा एसिड सॉल्यूशन तैयार किया जिसकी pH 2 है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन तैयार किया मैंने, ठीक। अब अगर मैं
वाटर मिलाता जाऊं, यानी कि मैं वॉल्यूम बढ़ाता जाऊं, डाइल्यूशन बढ़ाता जाऊं। अब डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या होगा कि वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी और pH क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो ये शिफ्ट किधर होता जाएगा, इस डायरेक्शन, यानी कि ये इधर से इधर शिफ्ट होगा, फिर इधर जैसे जैसे मैं पानी मिलाता जाऊंगा ये शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, अगर मैं पानी का अमाउंट बहुत ज्यादा कर दूं, डाइल्यूशन बहुत ज्यादा कर दूं, ठीक है, तो ये कहां जाके रुक जाएगा, यहां पे। क्या ये इससे ज्यादा जा सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। तो अगर मैं वॉल्यूम इनफाइनाइट भी कर दूं, ठीक है, तो भी pH टेंडिंग टू क्या होगी, 7 से ज्यादा नहीं होगी, और इट विल बी स्लाइटली लेसर देन 7 भी नहीं होगी एग्जैक्टली, 7 भी नहीं हो सकती, क्योंकि 7 होने का मतलब तो न्यूट्रल हो गया ना। अगर थोड़ा भी एसिड पड़ा हुआ है तो हम ये मान सकते हैं कि वो कहां पे जाके रुक जाएगा, 6.99 या 6.98। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन एसिड का दे दिया हो, तो आप आंसर, ट्रिक ये है कि अगर आंसर में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, जैसे ऐसे ऑप्शन दिए हो 2, 6.8, उसके बाद 12, 14, इस तरीके से ऑप्शन दिया हो, तो ट्रिक ये है कि बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन में आप आंसर सीधा क्या लिख सकते हो, क्लोज टू 7। समझिए बात को, जो ऑप्शन आपको क्लोज टू 7 दिखाई दे रहा है, 7 से कम। ये भी हो सकता है ना, 4 ऑप्शन ऐसा दे दे, 2, 6.98, उसके बाद 7.01 और फिर 12। तो हम कौन सा टिक करेंगे, 6.98। किस केस में, जब बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब देखिए इस केस में हम क्वेश्चन कैसे लेते हैं, इसे एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं इस चीज को। मैंने एग्जांपल लिया 10⁻⁻8 मोलर HCl सॉल्यूशन। अब ये तो हमें पता लग गया कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, 100% टूट जाएगा। तो अगर आप यहां से H+ देखो तो कितने आने वाले हैं, 10⁻⁻, किससे, एसिड से। अगर 10⁻⁻8 है तो pH हम कितना निकालेंगे, 8, और ये जवाब गलत है। क्यों गलत है जवाब, क्योंकि बेसिक हो गया ना भाई, अपन सॉल्यूशन ले रहे हैं एसिड का और हम आंसर लिख रहे हैं बेसिक रेंज में, तो गलत हो गया। अब गलती क्यों हुई है, क्योंकि हमने वाटर की H+ को कंसिडर नहीं किया। तो वाटर की H+ कंसिडर करने के लिए मैं इसके 2 तरह के सॉल्यूशन बता रहा हूं। पहला अप्रोक्सीमेशन से कर रहे हैं। अब अप्रोक्सीमेशन से मैं लिखूंगा कि जो H+ टोटल मिलने वाला है मुझे, वो 2 जगह से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं, एक तो एसिड से, और एक H+ कहां से आ रहे हैं मेरे पास, वाटर से। ये कितने हैं, 10⁻⁻8। वाटर से H+ कितने आने वाले हैं, लगभग 10⁻⁻7। बोलो, वाटर से मिलने वाले H+ आयनों की संख्या, वाटर न्यूट्रल होता है तो लगभग कितनी होगी, 10⁻⁻7। अब आप ये देखो, क्या मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं, इनफैक्ट इससे बड़ा है ना ये, बोलो। तो अगर ये इसके कंपेरेबल होंगे दोनों, तो हम किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, तब हम दोनों को जोड़ के ही सोल्व करेंगे। समझ गए बात। लेकिन अगर ये 10⁻³ होता या 0.1 होता, तब तो मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता था। तो अभी अगर मैं नेग्लेक्ट ना करूं, तो इस केस में मैं लिख सकता हूं कि ये हो गया 11 × 10⁻⁻8। 11 नहीं होगा ना, हाँ सही, ठीक। तो pH कितना हो जाएगा, pH = 8 - log 11। log 11 की वैल्यू 1 से थोड़ी सी बड़ी होगी, तो ये लगभग मैं लिख दूं कि आंसर लगभग 6.98 के आसपास आ जाएगा। समझ गए बात हो, क्लोज टू क्या आ गया है, 7। ये बात समझ गए सब लोग, ठीक है ना। यानी कि सॉल्यूशन में पानी मिलाते जाओ तो क्लोज टू कहां पहुंच जाएगा, और वो तभी वैलिड है जब बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन हम ले रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन हम करेंगे एग्जैक्ट। ये तो हो गया अप्रोक्सीमेशन से, है ना। अब हम करने वाले हैं एग्जैक्ट सॉल्यूशन। अब इसका दूसरा सॉल्यूशन जो हम कर रहे हैं वो है एग्जैक्ट सॉल्यूशन। अब एग्जैक्ट सॉल्यूशन में ये होगा फर्क इसमें और इसमें
कि यहाँ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन में 10 की पावर -7 ले रहा हूं, लेकिन ये 10 की पावर -7 से कम आने वाला है। क्यों कम आने वाला है? क्योंकि मेरे पास दो चीजें सॉल्यूशन में, HCl और वाटर। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कॉमन आयन इफेक्ट होगा, किस पर होगा? दोनों ही H प्लस दे रहे हैं, ठीक। इस पे फर्क, ये इस पे फर्क डालने वाला है, ठीक ना। और अगर ये इस पे फर्क डालेगा तो इसके लिए अल्फा डिक्रीज करेगा। अगर ये नहीं होता तो वाटर से मिलने वाले H प्लस आयनों की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -7 होने वाली थी, ठीक है। लेकिन अगर इसके मिलाने से अल्फा डिक्रीज कर गया है तो मिलने वाले H प्लस आयनों की संख्या, कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -7 से कम आने वाली। कम टूटेगा तो कम H प्लस आयन मिलेंगे। अब कितने मिलेंगे वो एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं यहां से ये देखूं कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम HCl इज इक्वल टू 10 टू द पावर -8। वाटर को मैंने लिखा, वाटर H प्लस और OH माइनस देगा, ठीक। अब अपन एक काम करें, T इज इक्वल टू 0 पर मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन C मान लेता हूं। ये कितना मानूं मैं? H प्लस 10 की पावर -8 और ये 0। अब मैंने इसको 10 की पावर -8 क्यों माना है? क्योंकि 10 की पावर -8 किससे मिल रहा है? फ्रॉम HCl। जब वाटर टूटने लगा तो HCl तो 100% टूट गया ना उसी समय। तो HCl 100% टूट गया तो उससे मिलने वाले H प्लस आयन कॉमन आयन इफेक्ट का काम करने वाला है, यानी वो पहले से प्रेजेंट है वाटर के टूटते समय। अब अगर ये टूटने के लिए ये 10 की पावर -8 पहले से इक्विलिब्रियम आएगा, C में से Y तोड़ दूं सपोज, तो इधर कितना बन जाएगा? 10 की पावर -8 प्लस Y, और ये कितना बन जाएगा? Y। दोनों का पता लग गया मुझे, ठीक है। अब जब मैं KW लिखूं वाटर का, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो हम क्या लिखते हैं? H प्लस इंटू OH माइनस। वाटर का KW क्या होगा? कांस्टेंट है 25 डिग्री पे, -14 यूज कर सकते हैं। H प्लस कितने कॉन्सेंट्रेशन है? 10 की पावर -8 प्लस Y, और OH माइनस कितना है? Y। यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है और यहां से Y की दो वैल्यू निकलेगी, तो आप यहां से क्या निकालने वाले हो? Y। अगर मैंने Y निकाल लिया यहां से सोल्व करके क्वाड्रेटिक से, तो मेरे पास H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है 10 की पावर -8 प्लस Y। Y को यहां पुट कर मैं ये निकालूंगा टोटल, ये टोटल वाला है। जब मेरे पास ये वैल्यू आ गई तो हम इससे क्या निकाल लेंगे? pH। यहां से जो pH की वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट आने वाली है, समझिए बात हो। और यहां से हम ये भी कंफर्म कर सकते हैं कि ये Y जो मिलेगा वाटर से वो डेफिनेटली 10 की पावर -7 से छोटा आने वाला है। क्यों छोटा आने वाला है? इसको यहीं से देख सकते हैं अपन। अगर ये 10 की पावर -7 है तो ये भी 10 की पावर -7 है। अब दोनों का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट 10 की पावर -14 है, इसमें ये टर्म जोड़ दी, तो बैलेंस करने के लिए इसको कम होना पड़ेगा ना, किससे? 10 की पावर -7 से, समझ बात। तो इसलिए यहां जो H प्लस थे 10 की पावर -7 ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो ये अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं मैं, तो इसको नेग्लेक्ट नहीं करा अपन ने यहाँ पर, ठीक है। और ये बिल्कुल इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा। लेकिन जब तक क्वेश्चन में हमें चारों ऑप्शन बहुत नजदीक ना दिए हों, 6.98, 6.97, 6.96, ऐसे ऑप्शन ना हो, तो हम इसी मेथड का यूज करके तुरंत निकाल लेंगे। ये तभी काम आएगा जब हमें चारों ऑप्शन बिल्कुल क्लोज में दिए हुए हैं, और उस केस में उसे लॉग की वैल्यू भी देनी पड़ेगी, क्योंकि यहां से लॉग की वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड आने वाली है, ठीक है ना। तो वो वैल्यू दी हुई होगी एग्जाम में, ठीक है ना। तो वैसा आने की संभावना तो नहीं है, ठीक है ना। होगा थियोरेटिकली इसी तरीके से, ठीक है। होगा तो ये तरीका आपको पता लगी क्या। अब आप क्वाड्रेटिक सोल्व करके मुझे Y बताओ, फिर ये दोनों जोड़ के अपन इसे कंपेयर करेंगे। जब अपन क्वाड्रेटिक सोल्व करेंगे तो Y की वैल्यू आने वाली है लगभग 9.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितनी आ रही है? 8, ठीक है ना। अब ये आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मैंने क्लोज टू लिख दिया, ठीक है। तो ये अगर मैं Y यहां रख दूं तो ये कितना हो जाएगा? 10.5 इंटू 10 टू द पावर -8। तो सॉरी, ये H प्लस आ गया जोड़ने के बाद,
तो पीएच क्या हो जाएगी 8 माइनस log 10.5। अब इधर कंपेयर कर लेते हैं अपन। इधर जब मैंने अप्रोक्सीमेशन किया था तो पीएच की वैल्यू आ रही थी 8 माइनस log 11, ठीक है। log 10 1 होता है तो ये 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे पीए यहाँ क्या आ रहा है 8 माइनस log 10.5, ये भी 10 से थोड़ा सा बड़ा है तो 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो आंसर एक तरह से क्लोज ही आ गया ना इनका, बोलो 7 से जरा सा कम, ठीक है। तो अगर मान लो 10.5 की वैल्यू हमें पता हो log की तो हम एग्जैक्ट आंसर निकाल लेंगे, है ना। यहाँ का आंसर क्या आने वाला है अप्रोक्सीमेट, पर वो बहुत क्लोज है, इतना ज्यादा एरर नहीं होगा कि अलग अलग हो, ठीक है ना। तो इसकी संभावना बहुत कम है कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आए, क्योंकि उस केस में बहुत माइन्यूट सा फर्क होगा। जो ऑप्शन दिए होंगे 6.98 6.97 और log की वैल्यू साथ में होगी, क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। लोग देखते हैं आपको पता लग जाएगा कि ये वैल्यू क्या होगी। कई बार क्वेश्चन से भी एक अपन को डेटा जो दिया होता है ना उससे भी आइडिया लग जाता है। मान लो क्वेश्चन दे के बगल में जो है लोग 19.5 की वैल्यू देते तो उससे अपन को एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया। 4 डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अभी बिल्कुल सेम ही टॉपिक है, इसमें मैं यहां पे 2 केस लिखूंगा। केस फर्स्ट, जब भी हम OH माइनस टोटल काउंट करेंगे, ये हम 2 जगह से काउंट करने वाले हैं। कहां से, एक तो OH माइनस जो हमने बेस लिया है उससे, और एक OH माइनस जो हमने वाटर के साथ लिया हुआ है। तो अगर मान लो हमें बोल रहे हैं कि OH माइनस बेस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 to the power minus 6, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे और कैलकुलेशन सिर्फ यहीं से कर देंगे। लेकिन अगर केस सेकेंड, अगर हमने ये ले लिया है कि इफ OH माइनस बेस इज लेस देन 10 to the power minus 6, देन कंसिडर H plus from water also, from water also, ठीक। यानी कि दोनों को ही कंसीडर करके मुझे टोटल OH माइनस निकालना है, नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक। अब ये चीज सेम इसी के बेस पे मैं बता रहा हूं। जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया 10 to the power minus 8 मोलर NaOH सॉल्यूशन। अब अगर आप डेटा को ध्यान से देखो तो यहां पर जो है 10 की पावर माइनस 8 मोलर का मतलब है कि 10 की पावर माइनस 8 मोल 1 लीटर में डिसोल्व किया, जो कि बहुत ही कम होगा, नेग्लिजिबल है। अब इस केस में भी कैसे अपन ट्रिक से कर सकते हैं, स्केल 0 से लेकर 14 होगा, यहाँ क्या होगा 7। तो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन की पीएच कहाँ आने वाली है, इसके जस्ट नजदीक। समझ गए बात को। तो अगर बहुत डाइल्यूट करता जाऊंगा तो किधर शिफ्ट होता जाएगा, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो पीएच उसकी क्लोज टू 7 आ जाएगी। और ये कह सकते हैं कि क्लोज टू 7 और स्लाइटली बिगर देन 7, 7.01 7.02 ये ले सकते हैं। अब यहाँ पे 10 की पावर माइनस 8 मोलर NaOH है। अगर मैं यहाँ से OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालूं, कितना आने वाला है 10 की पावर माइनस 8। इससे POH कितना आ जाएगा 8, pH क्या आ जाएगा इससे 6। सॉल्यूशन क्या बन गया एसिडिक। तो ये सॉल्यूशन क्या है, समझिए बात। ये रॉन्ग क्यों हो गया है, क्योंकि हमने वाटर को कंसिडर नहीं किया। तो वही 2 सॉल्यूशन यहां भी वैसे ही हो गए कि OH माइनस जब मैं टोटल काउंट कर रहा हूं तो मुझे 2 जगह से OH माइनस टोटल काउंट करने हैं, एक तो NaOH से और एक OH माइनस किससे कंसिडर करने हैं, वाटर से। NaOH से 10 की पावर माइनस 8 और वाटर से लगभग 10 की पावर माइनस 8। ये मैं अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं। तो ये वही चीज आ गई 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। तो POH हो गया 8 माइनस log 11 और pH हो गया यहाँ से 6 प्लस log 11। log 11 की वैल्यू 1 से थोड़ी सी बड़ी है तो 7 से जरा सा बड़ा हो जाएगा। समझ गए बात हो। और दूसरा तरीका हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन का है। तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन में बिल्कुल ये का ये सॉल्यूशन आएगा कि हमारे पास जो है NaOH से मिलने वाले OH माइनस
फ्रॉम NaOH, ये है 10 की पावर -8, और ये किसका काम करने वाला है? दे विल वर्क एज ए कॉमन आयन। सही, कॉमन आयन की तरह काम करेंगे। तो यहां से मैं लिख दूं कि ये OH माइनस प्लस H प्लस। OH माइनस ये कहां से मिले मुझे? ये मुझे मिले NaOH से। सॉल्यूशन सेम ही होगा, ठीक है ना। यहां से अगर मैं लिख दूं 10 की पावर -8 प्लस y, तो यहां से सोल्व करने पे ये चीज क्या आएगी मेरे पास? तो यहां नीचे वैल्यू है OH माइनस, मेरे पास टोटल कितने होंगे? 10 की पावर -8 प्लस y। ठीक है, मैं इस y की वैल्यू को यहां रख दूं तो मेरे पास OH माइनस लगभग आने वाला है जो पिछले क्वेश्चन में आया 10.5, 10 की पावर माइनस। तो pOH कितना हो गया? 8 माइनस log 10.5। तो pH कितना हो गया? 6 प्लस log 10.5। अब आप ये देख लो, उधर क्या आ रहा था? pH 6 प्लस log 11, और इधर pH क्या आ रहा है? 6 प्लस log 10.5, जो कि स्लाइटली बिगर होगा 7 से। तो आंसर पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। थोड़ा सा स्लाइट फर्क पड़ेगा तो हम एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन से भी बिल्कुल सीधा बता सकते हैं। और अगर मान लो बहुत दूर दूर ऑप्शन हो, तब ये करने की भी जरूरत नहीं है अपन को। हम चारों ऑप्शन में देख लेंगे कि H प्लस आयन कौन है। बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो एसिड के बहुत डाइल्यूट में क्लोज टू 7 कर देंगे, स्लाइटली लेसर देन 7, और स्ट्रॉन्ग बेस के बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन में स्लाइटली मोर देन दी 7। ये 2 पॉइंट हमें ध्यान रखना, ठीक। pH फॉर पॉलीप्रोटिक वीक एसिड। पॉलीप्रोटिक से मीनिंग क्या है कि विच कैन गिव मोर देन 1 H प्लस आयन, मोर देन 1 H प्लस प्रोटॉन, तो उसको हम पॉलीप्रोटिक बोलेंगे, ठीक। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे H2S है, ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4, इसके अलावा H3BO3, H2CO3, H3PO4, ठीक है, इसको हटा दूं मैं यहां से, H3PO4, H3PO3, ठीक। H2S हमने ले लिया है। ये सारे पॉलीप्रोटिक एसिड में आए। अब पॉलीप्रोटिक का मतलब ये है कि वो एक से ज्यादा H प्लस देने वाला है, तो वो सीधा एक ही स्टेप में H प्लस नहीं देगा, वो स्टेप्स में आयोनाइज होगा, ठीक है। जैसे H3PO4 एक ही स्टेप में नहीं टूट जाएगा, वो 3 स्टेप में टूटेगा बारी बारी से, ठीक है। तो हम 3 इक्विलिब्रियम डिफाइन करेंगे इसके लिए, हम 3 K डिफाइन करेंगे इसके लिए, और 3 डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डिफाइन करेंगे इसके लिए, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, सबसे पहले हम H2S का एग्जांपल ले रहे हैं। तो H2S पहले टूट कर क्या देगा? H प्लस प्लस HS माइनस, ये इसका पहला स्टेप होगा। और सेकेंड स्टेप में HS माइनस टूट के क्या देने वाला है? H प्लस प्लस S माइनस, ये इसका स्टेप होगा सेकेंड। इसके लिए मैं डिफाइन करूंगा K1, इसके लिए K2। K1 का मतलब क्या है? फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट, फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट। और K2 का मतलब क्या है? दिस इज सेकेंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट। अगर हम Ka 2 तरीके के डिफाइन कर रहे हैं तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी हमें 2 डिफाइन करने पड़ेंगे, पहले स्टेप के लिए α1 और दूसरे स्टेप के लिए α2। समझ बात को? यहां पे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या डिफाइन कर रहा हूं? α1, और यहां डिफाइन कर रहा हूं α2। अब ऐसा होता है कि प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली हम बोलते हैं हमेशा कि K1 ग्रेटर देन K2 होगा ऑलवेज, तो α1 ग्रेटर देन α2 होगा। अगर आयनाइजेशन कांस्टेंट ज्यादा है तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी ज्यादा होगा। आयनाइजेशन कांस्टेंट ज्यादा कैसे हुआ? जब प्रोडक्ट ज्यादा मिला। और प्रोडक्ट ज्यादा कब मिलेगा? जब चीज ज्यादा खत्म होगी। तो आयनाइजेशन ज्यादा यानी आयनाइजेशन कांस्टेंट ज्यादा। तो जो चीज हम इसके लिए बोल रहे हैं वही अल्फा के लिए बोलेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन इज मोर देन सेकेंड आयनाइजेशन। अब इसके 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये है इसका कि अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करूं, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक, तो H2S इज मोर एसिडिक देन HS माइनस। क्या कारण है इसका?
कि H2S तो प्योर एसिड बोल दूं मैं, लेकिन ये स्पीसीज कौन सी है? एम्फीप्रोटिक स्पीसीज, यानी कि ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकती है। यानी कि ये H+ अगर इसके सामने आ जाएगा तो ये उसको एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी रखता है। तो यानी कि दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो ज्यादा एसिडिक कौन सा हुआ? H2S। और H2S ज्यादा एसिडिक है तो ये मोर H+ दे रहा है, तो मोर H+ का मतलब अल्फा मोर, और अल्फा मोर यानी Ka मोर। रीजन समझ में आ गया? बोलो। ज्यादा अगर एसिडिक है तो ज्यादा H+ दे रहा है, H+ ज्यादा देगा तो इसका मतलब ज्यादा टूट रहा है, ज्यादा आयनाइज हो रहा है, तो अल्फा ज्यादा और Ka की वैल्यू भी ज्यादा। ये तो पहला रीजन है इसका। सेकेंड रीजन इसका ये है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट कैसे एक्सप्लेन करेगा इसको? कि जब पहली स्टेप हो चुकी है तो पहली स्टेप से मुझे H+ मिल गए, दूसरी से भी मुझे H+ मिल रहा है। पहली स्टेप के समय जो H+ हमें मिले टूटने से, वो दूसरे के समय कॉमन आयन का काम कर रहे हैं, पहले से प्रेजेंट है। तो अगर इस इक्विलिब्रियम को सोचूं और इसमें एक्सटर्नली कहीं से H+ आ गए तो वो इसके आयनाइजेशन को फर्दर डिक्रीज करेंगे ना, बोलो। तो ये तो वैसे ही वीक था, ऊपर से इसके कॉमन आयन की वजह से और वीक हो गया। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि H+ फ्रॉम फर्स्ट स्टेप will work as common ion during second ionization. So degree of ionization decreases. बात समझ गया? दो कारण से एक्सप्लेन कर दिया हमने कि एक तो ये एसिड है और ये एम्फीप्रोटिक स्पीसीज है, तो ज्यादा पावर H+ देने की इसकी है तो Ka की वैल्यू ज्यादा होगी। और दूसरा कारण कि जब ये टूट रहा है उस वक्त बाहर से H+ आ गई इसकी वजह से, तो वो H+ बढ़ेंगे, तो बढ़ते ही रिएक्शन किधर जाएगी और उससे क्या होता है? अल्फा डिक्रीज होता है। रीजन समझ में आ गया? में कैलकुलेट pH, ए पार्ट कर देता हूं इसे मैं। pH 4 0.1 मोलर H2S सॉल्यूशन, और हमें K1 दे दिया 10 की पावर -7 और K2 दे दिया 10 की पावर -12। मान लीजिए डेटा दिया हुआ है। अब देखिए आयनिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अप्रोक्सीमेशन। अगर किसी बच्चे ने अप्रोक्सीमेशन ढंग से समझ लिया है तो आयनिक में उसे दिक्कत नहीं आने वाली है ना। सबसे मेन पॉइंट इसका अप्रोक्सीमेशन। अब पहले हम, और आयनिक की दूसरी प्रॉब्लम आती है बच्चे को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम, क्योंकि हर केस अभी तो और अपन काफी सारे केस करते जाएंगे तो हमें एक बच्चे के अंदर कंफ्यूजन बढ़ता जाता है। तो एक एक केस को अलग अलग आप ढंग से याद करोगे तो जाके फिर अपन फाइनली ये कह पाएंगे कि हम क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पहली प्रॉब्लम, वरना क्या होता है कि जब बच्चे ने ढंग से पढ़ा नहीं होता है तो उसे आयनिक में क्वेश्चन देखते हैं कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। क्योंकि जैसे HCl ले लूं मैं, उसमें CH3COH डाल दूं अलग प्रॉब्लम बन जाएगी, NaOH डाल दूं अलग प्रॉब्लम बन जाएगी, NaCl डाल दूं अलग प्रॉब्लम। तो बगल में कौन सा सब्सटेंस है वो क्वेश्चन के टाइप को एकदम चेंज कर लेगा। ठीक, अब इस केस में ये होगा कि यहां पर अपन pH निकाल रहे हैं, तो हम डेटा को स्टडी करें कि K1 इज ग्रेटर देन K2। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि α1 ग्रेटर देन α2। यानी मैं यहां अप्रोक्सीमेशन ये कर रहा हूं कि H+ आयन, अप्रोक्सीमेशन ये है कि H+ आयन फ्रॉम सेकेंड स्टेप आर नेग्लिजिबल। और अगर मैंने सेकेंड स्टेप को नेग्लिजिबल मान लिया तो फिर मैं इस वाले स्टेप को कंसीडर ही नहीं करूंगा, सिर्फ कौन से स्टेप को कंसीडर करूंगा? पहले। यानी तब मैं इस एसिड को क्या मान रहा हूं? मोनोबेसिक एसिड। वास्तव में तो क्या है? पॉलीप्रोटिक एसिड।
लेकिन अगर मैं बाकी की स्टेप को कंसिडर ही ना करूं तो फिर तो मैं इसको मोनोबेसिक एसिड की तरह सोल्व कर सकता हूं, बोलो। तो वी विल कंसिडर ओनली फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट आयोनाइजेशन। अब उससे पीएच कैसे निकलेगी वो देखना। हमारे पास K1 है C∝1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस α1। इफ α1 इज लेस देन 1 तो मैं इसे सिर्फ क्या लिख सकता हूं, C∝1 स्क्वायर। तो α1 को मैं क्या लिख सकता हूं, √K1 अपॉन C। अब बताइए K1 कितना है क्वेश्चन में, 10⁻⁻7 और C कितना है 0। यह आ गया 10⁻⁻3, यानी कितना परसेंट टूट रहा है, 0.1%। अब अगर ये 10% से कम है तो इसे करेक्ट मानूंगा ना मैं। क्राइटेरिया क्या है कि जब अल्फा आ रहा है अप्रोक्सीमेशन से तो इट शुड बी लेसर देन 10%, तो करेक्ट है। अगर ये 10 से ज्यादा आ जाता तो क्या करते, फिर अपन क्वाड्रेटिक के पास पहुंच जाते, वापस दोबारा सोल्व करना पड़ता। तो ये अपन को आसानी हो गई, क्वाड्रेटिक से बच गए अपन, ठीक है। अब H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन हो गया C∝1। C∝1 में C रखा 0.1, α1 रखा 10⁻⁻3, 10⁻⁻4, तो सीधा मैं pH का आंसर क्या लिख दूं, 4। तो pH निकालना तो बहुत आसान है इस केस में। pH निकालने के लिए तो मैं इसको मोनोबेसिक एसिड मान के केवल फर्स्ट आयोनाइजेशन को कंसीडर करके ही आंसर निकाल रहा हूं। लेकिन ये क्वेश्चन आगे जा सकता है अगर वो क्वेश्चन में S-2 सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन पूछ ले तो। अब उस केस में अपन को कैसे करना है वो देखना है। अगर सल्फाइड आयन अगर उसने पूछ लिया, कर रहे हैं सर, दूसरे स्टेप को मान ही नहीं रहे, तो H2S टूट के क्या देने वाला है, H++ HS-। T = 0 पे ये C कॉन्सेंट्रेशन ये 0 0। इक्विलिब्रियम पे C में से C∝1 तोड़ दो। α1 क्या है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। अगर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इसका α1 है, इसका मतलब एक में से कितना टूटेगा, α1, और C में से कितना टूटेगा, C∝1। तो ये कितना बनने वाला है, C∝1 C∝1, सही है। अगर ये मैं लिख चुका हूं तो K1 के एक्सप्रेशन में मैं सीधा रख दूं H+ × HS- अपॉन H2S। बताइए क्या चीज आने वाली है, C∝1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस α, सही है। अब यहां से मुझे क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी, तो क्वाड्रेटिक से बचने के लिए हम फिर एक अप्रोक्सीमेशन करेंगे। अप्रोक्सीमेशन क्या होगा कि अगर अल्फा की वैल्यू नेग्लिजिबल हो तो, ठीक है ना। तो आगे के स्टेप में ये नोट कर दूंगा कि कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S-2 आयंस। अब अगर S-2 बोल दिया उसने तो अब सेकेंड आयोनाइजेशन तक जाना पड़ेगा, बोलो। अब सेकेंड आयोनाइजेशन क्या हो रहा था, HS- टूट के क्या दे रहा था, H++ S-। अब इसमें T = 0 पर हमें मान के चल रहे हैं कि पहला स्टेप हो चुका है, तो HS- यहां से कितना आया, C∝1, ये कितना आया, C∝1, और ये 0, सही है। अब मैंने ये मान लिया कि सेकेंड डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है α2, तो एक में से कितना टूटेगा, α2, तो C∝1 में से कितना टूटेगा, C∝1 α2। ये बात तो समझ गए ना सब लोग। अगर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन α2 है तो एक में से α2 टूटेगा, C∝1 में से C∝1 α2। तो इक्विलिब्रियम आते आते यहां से कितना तोड़ू मैं, -C∝1 α2, ये C∝1 प्लस C∝1 α2 और ये C∝1 α2। मुझे ये चीज निकालनी, तीन चीजें पता होनी चाहिए ना मुझे। C पता है अपन को 0.1, α1 हम निकाल चुके हैं, α2 निकालना बाकी। अब α2 कैसे निकालेंगे कि इसको मैं लिखूं कि C∝1 1 माइनस α2 लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, C∝1 1 प्लस α2 लिख सकता हूं, और ये ऐसा का ऐसा C∝1 α2। अब यहां से भी क्वाड्रेटिक बनने वाली ना आगे जाके कॉम्प्लेक्स, तो हम अप्रोक्सीमेशन ये करेंगे कि इफ α2 इज लेस देन 1, जो कि हो गई। क्यों,
क्योंकि पहला अल्फा ही इतना कम आ रहा है तो दूसरा अल्फा तो और भी कम आने वाला है। तो अपन बेझिझक इसको जो है नेग्लिजिबल मान नहीं सकते। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अल्फा 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन अल्फा 2। जब अल्फा 1 इतना छोटा है तो अल्फा 2 तो और छोटा होगा। तो अगर मैं अल्फा 2 को नेग्लिजिबल मान रहा हूं तो 1 माइनस अल्फा 2 को लगभग 1 मानूं और 1 प्लस अल्फा 2 को भी लगभग 1 मानूं। तो ये चीज क्या हो जाएगी इक्विलिब्रियम पर? ये चीज बन जाएगी सी अल्फा 1, ये बन जाएगी सी अल्फा 1 और ये ऐसी की ऐसी सी अल्फा 1 अल्फा 2। इस चीज को मैं कहां पे रख दूं? एक्सप्रेशन में K2 में। K2 कितना दिया? 10 की पावर -12 बराबर, बताइए एक्सप्रेशन में क्या आएगा? H प्लस इंटू एस माइनस 2 अपॉन यहां से HS। अब चाहो तो आप अल्फा निकाल लो, चाहो तो मैं यहीं से दोनों रख के सोल्व कर सकता हूं ना। क्यों? क्योंकि ये दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर कट जाएंगे। तो आपको आंसर क्या दिखाई दे रहा है? सीधा ही 10 की पावर -12 आ रहा है ना आंसर सीधा। देख लो यहां से ये दोनों कैंसिल आउट होने वाले हैं क्योंकि दोनों बराबर है। तो S-2 मुझे निकालना है तो सीधा ही 10 की पावर माइनस। अगर मान लो मुझे सेकेंड अल्फा निकालना हो तब तो मैं वैल्यू यहां पुट कर दूं। क्या आएगा? सी अल्फा 1 इंटू सी अल्फा 1 अल्फा 2 अपॉन सी अल्फा 1। यह आ गया सी अल्फा 1 अल्फा 2। अब बताइए सी की वैल्यू कितनी है? 0.1। अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर -3। तो बताइए अल्फा 2 कितना आ जाएगा? अल्फा 2 बराबर 10 की पावर बराबर 10 की पावर -6% हो गया ना। कंपेयर करो इसे, ये 0.1% और ये 10 की पावर -6%, यानी अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2। तो अब हम कंक्लूजन पे आए कि जो हमने पहले स्टेप में किया था सही था, इसका मतलब ठीक ना, ये हमने वेरीफाई कर लिया। तो अगर सिर्फ पीएच पूछी हो तो तब उस केस में तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा? पहले स्टेप को कंसिडर करूंगा केवल, उससे मैंने अल्फा 1 निकाला, उससे मैंने H+ निकाला और सीधा पीएच निकाल लिया। लेकिन अगर उसने S-2 पूछ लिया तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। ये आया पहले स्टेप से। कैसे आया? कि यहां से HS माइनस सी अल्फा 1 और H+ भी कितना? सी अल्फा। इधर आ जाए अपन, HS माइनस से H+ और S-2, ये सी अल्फा 1, ये सी अल्फा 1, ये 0। तो इधर से सी अल्फा 1 अल्फा 2 इधर खत्म करवाया हमने, इधर ये बनाया और ये बनाया, और इसको अप्रोक्सीमेशन से हमने सी अल्फा 1 लिखा, इस पूरी टर्म को सी अल्फा 1 लिखा, ये सी अल्फा 1 अल्फा 2। और इस डेटा को मैं उठा के यहां रख दूं, ठीक है? तो अगर सी अल्फा 1 रख दूं तो कट जाएगा। तो S-2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई? 10 की पावर, और अल्फा निकालना है तो ये पूरी वैल्यू रखकर मैंने अल्फा 2 निकाल लिया, जो कि इतना कम आ रहा है। आप सोचो अल्फा 1.1%, क्योंकि वीक तो है ही पहले से ही, और उससे भी बहुत वीक सेकंड। समझिए बात हो? तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन बने। अगर मान लो पॉलीप्रोटिक में डायरेक्ट पीएच पूछा तब तो फिर हमें कोई टेंशन नहीं लेनी। अगर बहुत ज्यादा अंतर दिख रहा है हमें, K1 K2 K3 भी दिया हो तो हम सीधा K1 से कंसिडर करें। लेकिन अगर आयंस पूछ रहा है आगे वाले, फिर मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम, यहाँ तो हमने डाईप्रोटिक लिया है, अगली क्लास में हम ट्राईप्रोटिक लेंगे H3PO4, वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा।